नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपने अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज का ये लेक्चर ग्रेविटेशन के ऊपर, और उम्मीद करूँगा आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट मूव कैसे करता है। तो हम जानते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो वो मूव करता है। तो सबसे ज़रूरी कंडीशन ये होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स नेसेसरी फॉर प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तभी वो मोशन में आएगी। ठीक है। अब अगर हम बात करें, कोई स्टोन ले लें और उसको ऊपर फेंकें तो वो नीचे गिरता है, तो इसका मतलब उसमें मोशन हो रहा है, और मोशन हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं कोई फोर्स है जिसकी वजह से ये मोशन हो रहा है। अब ये कौन सा फोर्स है? इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे गिरती है तो उसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और इसी अट्रैक्शन ऑफ फोर्स को जो है ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। हमने पढ़ा है कि न्यूटन्स जब बगीचे में बैठे थे तो एक एप्पल जो है वहाँ बगीचे में गिरा। उसको देख के उन्होंने कहा कि एप्पल ये नीचे गिरा, इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के पास कोई ना कोई, अर्थ के पास कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो हर एक चीज़ को अपनी नीचे की तरफ खींच रही है, और इसी फोर्स को उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स कहा। ठीक है। तो द फोर्स with which earth pulls the object towards its center is called the gravitational force। ऐसा फोर्स जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी के सेंटर पे गिरती है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। कहने का मतलब है, अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किस किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। आप देखते हैं बारिश होती है तो बारिश की बूंदें नीचे गिरती हैं ज़मीन पे, तो इसका मतलब कि अर्थ जो होती है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। हम धरती पे चल रहे हैं तो इसका मतलब कि हमको भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। नदियों में वाटर फ्लो होता है उसमें भी ग्रेविटेशन फोर्स है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट फोर्स है। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन ने कहा था कि इस संसार में एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर विद ए फोर्स दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। कहने का मतलब है कि इस संसार में जो भी ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इसी अट्रैक्शन को हम लोग जो है ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट चाहे वो किसी भी मास के हों, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ ये क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो हमको दिखता क्यों नहीं है। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि दो स्टोन है जो कि ज़मीन पे पड़े हुए हैं, दोनों का वजन मान लेते हैं, एक का वजन 1 kg है और एक का वजन 2 kg है। तो न्यूटन्स के इस लॉ के अनुसार दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वो हमको दिखना चाहिए। लेकिन अब दोनों का मास, क्योंकि मास इनका इतना कम होता है इसलिए इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम देख नहीं पाते हैं। अगर आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है तो उसके लिए कंडीशन है, वो ये होनी चाहिए कि इन दोनों में से, दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट जो है जिसका मास बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अर्थ जो होता है, अर्थ ले लीजिए और एक स्टोन ले लीजिए, इन कंपैरिजन टू स्टोन अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है, और अर्थ अब स्टोन को जब हम छोड़ते हैं तो वो अर्थ की तरफ तेज़ी से बढ़ता है, तेज़ी से गिरता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि उस समय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है तो हमको उसमें एक ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई देगा, नहीं तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम नहीं देख पाएंगे। अब हम आगे जो है आपको न्यूटन्स का जो यूनिवर्सल लॉ है वो हम बताते हैं, उसमें डिराइव करेंगे, साथ ही साथ उसके फार्मूले को, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके यूनिट्स, इन सब के बारे में हम देखते हैं कि कैसे जो है उसका फार्मूला डिराइव होता है और कैसे उसकी वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है। तो देखिए यूनिवर्सल लॉ जो न्यूटन ने दिया था उसके हिसाब से, उसके अनुसार क्या होता है, एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर।
every other bodies with a force which is directly proportional to their mass and inversely proportional to their distance. It means, इसका मतलब क्या है पहले समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको मैं आराम से आपको डिराइव करवाता हूँ। देखिए, न्यूटन्स ने बोला कि इस संसार की कोई भी दो वस्तुएं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर एक टर्म्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको समझ लीजिए। अगर कोई क्वांटिटी एक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इस क्वांटिटी की वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू भी बढ़ेगी। मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा और दूसरे को घटाएंगे तो दूसरा घट जाएगा, ठीक। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी एक की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे की वैल्यू घटनी चाहिए। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये, यानी कि अगर उसको हम इंक्रीज करेंगे तो सेकेंड वैल्यू डिक्रीज होगी, अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो सेकेंड वैल्यू इंक्रीज होगी। ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब आ जाते हैं अपने इस लॉ पर। देखिए, इस लॉ में दिया हुआ है कि इस एवरी बॉडी इन यूनिवर्स, इस संसार में कोई भी बॉडी एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करती है वो क्या करती है, वो विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस। अब इसको समझने के लिए हम एक समझते हैं। एक हमने ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास है m1, एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास है m2, ठीक है। सपोज करेंगे दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, ये दोनों d डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। तो अब एक फर्स्ट लॉ के हिसाब से जो यहाँ पे है कि विद ए फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर मास, तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर मास, ठीक है, m एंड m2, ये हो जाएगा। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर मास, ठीक है। उसके बाद कहने का मतलब है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मास, ये आपने पहले। फिर सेकेंड में बोलता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दियर डिस्टेंस। स्क्वायर का मतलब है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मानते हैं। अब अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के राइट लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो दोनों वैल्यू सेम है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को फ्रॉम वन एंड टू दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर इज डी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आप फिजिक्स में इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन को हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब ये हटता है तो F इक्वल टू होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, वेयर G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी कैपिटल G को हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपका G ही जो है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू अभी आपको बताऊंगा क्या होती है। तो इस फार्मूले से आप जो है इसका ये फार्मूला डिराइव करते हैं कि कैपिटल, अब अगर यहाँ से हम कैपिटल G की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा F इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को फाइंड करने का, ठीक है। कैपिटल G इक्वल टू F इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब अगर इसका आप यूनिट निकालेंगे तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और ये डिस्टेंस है इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन ये आपके मास है तो ये हो जाएगा kg इंटू kg। तो इसका जो फाइनल यूनिट बनता है वो बनता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, ठीक है। अब इसकी अगर वैल्यू हम लोग लिख लें तो जो कैपिटल G की वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये इसकी
वैल्यू होती है, जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। अब इसमें जो है आगे हम आपको कुछ एक दो प्रॉब्लम्स बताते हैं जिसकी मदद से हम समझेंगे कि कैसे दो ऑब्जेक्ट अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसे मतलब बहुत छोटा होता है, और अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो कैसे उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है काफ़ी बड़ा होता है। जिससे जो आपको ये बात थी कि दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब ये न्यूटन ने कहा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो हमको अट्रैक्शन दिखना चाहिए। तो हमने आपको बताया कि कोई अगर उनके बीच का उनका जो मास होगा अगर कम होगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे तो, लेकिन हमको दिखेगा नहीं। आपको दिखने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट का मास जो है काफ़ी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसी चीज़ को जो है हम अभी एक दो न्यूमेरिकल से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे न्यूमेरिकल। देखिए इस कैलकुलेशन को करने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल में क्या है, सपोज करेंगे दो बॉल है, दोनों का वेट है 1 kg। इस बॉल का भी वेट है, बॉल ए का भी वेट 1 kg है और बॉल बी का भी वेट है 1 kg, और इनके सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। ठीक है, तो आपके फोर्स के हिसाब से फोर्स जो लगेगा इनके बीच में वो क्या लगेगा, फार्मूला होता है आपका G m1m2 अपान आर स्क्वायर या डी स्क्वायर आप जो मान लें। तो यहाँ पर G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11, M की वैल्यू है 1 तो 1 रख दीजिए, M2 की वैल्यू है 1 और अपान 1, ये इनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.67 इंटू 10⁻1 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ये इसका फोर्स है। और ये देखिए 6.67 इंटू 10⁻11 एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। स्मॉल इसलिए कि यहाँ पे -11 है। अगर ये नीचे आएगा तो देखिए आएगा आपका 10⁻11 हो जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो हमको एक बहुत सी छोटी क्वांटिटी मिलेगी। तो इसलिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो कम वेट के होते हैं तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हमको नहीं दिखाई देता। वो इसके लिए आपका एग्जांपल ये है। अब हम आपको एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि जब कैसे कोई अर्थ जो है किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो वो हमको क्यों दिखाई देता है। उसके लिए भी हम दूसरा एग्जांपल आपको भी दिखाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन ए बॉल ऑफ मास 1 kg ऑन लाइंग ऑन द ग्राउंड। कि 1 kg मास का कोई बॉल है जो कि ज़मीन पे पड़ा है तो उसके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला आपको क्या, इसमें कई सारी चीज़ें दी गई हैं। m1 आपका दिया गया 1 kg, इसको लिख लेते हैं। m2 है आपका अर्थ का मास है जो कि 6 इंटू 10⁻24 kg है। ठीक है, उनके बीच का जो रेडियस है वो ये दिया 6.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर है। इसको पहले मीटर में बदल लेते हैं। तो 6.4 इंटू 10⁻3 और इसमें 1000 से और इंटू होगा तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये हो गया उसका आर। ठीक है, अब कैपिटल जी की वैल्यू हमको 6.7 इंटू 10⁻11 दिया है। अब फार्मूले में हम रखते हैं जी की जगह पे 6.7 इंटू 10⁻11, m1 की जगह पे हम रखते हैं 1, जी की जगह पे रखते हैं 10 इंटू 10⁻24 अपान, उसके बाद नीचे होता है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब कि 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपान 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6। ठीक है, अब जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 9.8 न्यूटन आ जाएगा। 9.8 न्यूटन जो कि एक ऑब्वियसली एक बड़ा जो है फोर्स है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जब भी अर्थ किसी को अट्रैक्ट करेगा
तो वो फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमको दिखाई देगा। लेकिन जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है काफ़ी स्मॉल होता है, जबकि अर्थ जिसको अट्रैक्ट करती है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि ये ग्रेविटेशनल का जो फर्स्ट वीडियो था आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम केपलर्स के लॉ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें मास, वेट, काफ़ी सारी चीज़ें उसके हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय